विद्यार्थियों, आज हम लोग समास का अध्ययन करेंगे और समास का अध्ययन करने के साथ साथ उसको पहचानने की ट्रिक भी हम पता करेंगे कि कैसे ये हम बता पाएंगे कि इस शब्द में कौन सा समास है। तो आज हम अध्ययन करेंगे समास का। समास को पढ़ने से पहले समास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि समास हिंदी भाषा को क्या करती है। समास की यह जिम्मेदारी है, यह समास हिंदी भाषा को पूरी तरह से मजबूत बनाती है और संक्षिप्त और आकर्षक हमें अर्थ की प्राप्ति कराती है। यानी कि किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को हमें अगर इजीली समझना है तो अगर हमें समास का हम अगर प्रयोग करना जानते हैं तो उस वाक्य को, उस भाषा को हम अच्छे से समझ पाएंगे। इससे जो नया शब्द बनेगा या समास के माध्यम से जो नए शब्द बनते हैं, इससे हमारा हिंदी का वोकाबुलरी या शब्द ज्ञान भी मजबूत होता है। चूँकि समास हमारे सभी भाषाओं की जननी, जैसा कि हमको पता है कि संस्कृत है, संस्कृत के बाद पाली आया, पाली के बाद प्राकृत आया और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी भाषा आई। तो स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि समास कहीं ना कहीं संस्कृत की देन है। यह संस्कृत भाषा नहीं, यह संस्कृत व्याकरण ने समास को जन्म दिया। तो सीधे हम आते हैं समास पे, क्योंकि इसका विस्तार हमें संस्कृत भाषा में मिलता है। समास का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें, शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ विद्यार्थियों होता है संक्षेप। संक्षेप यानी कि छोटा रूप प्रदान करना, छोटा बना देना। समास को अगर हम परिभाषित करते हैं तो समास का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों से होता है। दो या दो से जब अधिक शब्दों को मिलाते हैं तो जो तीसरा पद बनता है उसको कहते हैं समासिक पद, या उसी को हम कहते हैं समास। इसको परिभाषित इस प्रकार करेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बनता है जिसे हम सामासिक शब्द कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बनता है जिसे हम सामासिक शब्द कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। यानी कि नया वाला शब्द का बनना, एक नवीन शब्द की प्राप्ति होना ही समास कहलाता है, या उसी को हम कहते हैं समासिक शब्द या समस्त पद। इसी को हम समस्त पद भी कह लेते हैं, समस्त पद, इसी को हम कहते हैं समस्त पद। विद्यार्थियों, समास को पढ़ने से पहले, इसके भाग को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और ये जान लेंगे कि समास के कितने पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। प्रथम पद, दूसरा होता है दूसरा पद। इसी को कहते हैं पूर्व पद, इसी को कहते हैं उत्तर पद। यानी कि
प्रथम पद को ही पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। हम इस तरह से और अच्छे से समझ लेंगे। एक शब्द लेते हैं जैसे देशभक्ति। देशभक्ति यह हमारा पूरा शब्द है। अगर इसका हम समास विग्रह करें, समास विग्रह, विग्रह मतलब होता है बांटना, विग्रह मतलब बांटना या तोड़ना। अगर इस शब्द को हम तोड़ते हैं तो देश प्लस भक्ति, देशभक्ति, ये हमारा हो जाएगा पूर्व पद, ये हो जाएगा हमारा उत्तर पद या द्वितीय पद। ये हमारा हो जाएगा समासिक शब्द या समस्त पद, समस्त पद। अगर इसको हम अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो समास को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। हमने देशभक्त शब्द लिया, इसका समास विग्रह किया। देशभक्ति, इसका पहला पद पूर्व पद या प्रथम पद, भक्ति उत्तर पद या द्वितीय पद, और इस शब्द को हम कहते हैं समस्त पद। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं। समास के 6 टाइप्स या 6 प्रकार हैं। समास के 6 प्रकार हैं, 6 प्रकार या 6 टाइप्स। इसमें पहला होता है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय, कर्मधारय समास। पहला अव्ययी भाव, दूसरा हो गया तत्पुरुष, और तीसरा हो गया कर्मधारय। इसके बाद चौथा होता है द्वंद्व, द्वंद्व समास। इसके बाद होता है द्विगु समास। और लास्ट में आता है हमारा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। कहीं कहीं 5 प्रकार भी बताया जाता है। कर्मधारय और तत्पुरुष को एक में ऐड कर देते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से या संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो समास के ओरिजिनल 6 टाइप्स हैं या 6 प्रकार हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि समास। इसको बहुत विस्तार से न पढ़ते हुए इसको ट्रिक के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे इसको परिभाषित करेंगे और कैसे हम पहचान पाएंगे कि यह समास कौन सा है। तो बहुत ही आसानी के साथ हम समझ लेंगे। उस आसानी से समझने के लिए हमें एक बार ध्यान से एक एक देखना पड़ेगा, एक एक समास। इसमें पहला समास हम लेते हैं अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास बहुत ही आसान है। अव्ययी भाव में प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में अव्यय शब्द जुड़ा रहेगा, अव्यय शब्द जुड़ा रहेगा। इसको पहचानने के लिए बहुत ही आसान है कि इसके पहले उपसर्ग जरूर रहेगा। उपसर्ग, शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ा रहेगा। क्या क्या ट्रिक है पहचानने के लिए? अगर शब्द के पहले भर आ जाए, यथा आ जाए, बे आ जाए, अ आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, प्र आ जाए,
तो इजली आसानी के साथ हम बता लेंगे कि यह कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं भर पेट, जिसमें पहला शब्द क्या आया है, भर आया हुआ है। यथाशक्ति, पहला पद क्या है, यथा। बेकार, अनुकरण, पहला पद क्या है, अनु। इस तरह से इजली हम बता लेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं या कैसे हम पहचानेंगे। पहचानने के लिए भर, यथा, बे, अनु, प्रति, उपसर्ग का होना जरूरी है। ठीक है, अव्ययी भाव समास को इजली हम पहचान सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा समास आता है उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास की परिभाषा ये होती है कि इसका दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। जब समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने पर का, के, की, में, पर, के लिए आदि विभक्ति चिन्ह को हटाएंगे। विभक्ति चिन्ह को हटा देंगे। अगर जब हटा देते हैं तो हमारा तत्पुरुष समास हमें समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं राजकुमार, अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो आएगा राजा का कुमार। तो यहाँ पे का आ गया, इसलिए ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। अगर हम कहते हैं नभचर, नभ में चरने वाला, तो यहाँ पे हमारा में आ गया, यानी कि में भी हमारा हो गया तत्पुरुष समास। तो हम विभक्ति चिन्ह से यह निर्धारित कर लेंगे कि कौन सा समास है। इसके बाद हमारा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के लिए कहीं कहीं कर्मधारय और तत्पुरुष को एक ही में जोड़ देते हैं, लेकिन हम अलग से पढ़ लेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का यह पहचान होता है कि इसमें दोनों पद ही एक तरह से एक दूसरे की विशेषता बताते हैं, यानी कि विशेष्य और विशेषण, विशेष्य और विशेषण का भाव आएगा, विशेष्य और विशेषण का भाव। या विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात संज्ञा। जब भी विशेषता बताई जाएगी तो संज्ञा की बताई जाएगी। विशेषण जिससे विशेषता बताई जाए। दूसरा उपमेय उपमान का भाव। यह सबसे आसान ट्रिक ये है कि जब हम कर्मधारय समास के शब्द को लेंगे तो देखेंगे कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। इजली हम समझ सकते हैं, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। जैसे मृग नयन। एक और ट्रिक हम अपना सकते हैं, कर्मधारय के शब्द से पहले हम उच्चारण कर लेंगे कैसे लगाकर। कैसे से अगर हम क्वेश्चन करते हैं, अगर उत्तर मिल जाए तो हम समझ लेंगे कि कर्मधारय समास है। उत्तर मिला तो यह कर्मधारय समास होगा। पहला पद मृग, दूसरा पद नयन। अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि नयन कैसा है या कैसे हैं, तो कैसे है मृग के समान। अगर हम कहते हैं दूसरा एग्जाम्पल नील
गाय। गाय कैसी है अर्थात नीली है। तो ये हमारा विशेषण है, ये हमारा विशेषण है, ये हमारा विशेष्य। ये पहला पद है, ये बता रहा है कि कैसी है, तो गाय कैसी है, नीली है। नयन कैसे हैं, मृग के समान है। इसके अलावा नीलकंठ कर सकते हैं। कंठ कैसा है, नीला है। महात्मा कर सकते हैं, महात्मा, महान आत्मा, महान आत्मा। आत्मा कैसी है, तो आत्मा महान है। इसलिए इजली हम कह सकते हैं कि यह सारे कर्मधारय समास हैं। इसके बाद सारे समास में दो समास बहुत ही आसान है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का यह दोनों पद प्रधान, यानी कि एक अकेला यह समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होंगे, यानी कि अगर जब हम समास विग्रह करेंगे तो पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होंगे, अपने आप में दोनों का प्रभाव बराबर होगा। इसके अलावा योजक चिन्ह जरूर रहेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइफन, योजक चिन्ह। जब समास विग्रह करेंगे तो और का भाव आएगा। समास विग्रह करने पर और का भाव आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, भाई, बहन, भाई और बहन, या ये हाइफन हमारा आ गया। देवासुर, देवासुर, देव और असुर, देव और असुर। इस तरह से ये द्वंद्व समास, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। भाई बहन, राम कृष्ण, राधा कृष्ण, राम अर्जुन, भाई बहन, बेटा बेटी, माता पिता, चाचा चाची, जिसमें भी और का भाव आए और योजक चिन्ह दिख जाए, इजीली हम कह सकते हैं कि वह क्या है, द्वंद्व समास। इसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक, पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक। यही इसका डिफिनीशन हो जाएगा। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। इजली एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, नवग्रह, त्रिकोण, सप्ताह, दोपहर, चवन्नी, चौराहा आदि। सब में पहला संख्यावाचक है, सब में पहला संख्यावाचक है। 9, 3, 7, 2, चवन्नी और चौ मतलब 4। तो ये सभी इजीली हम समझ सकते हैं। ये ट्रिक है कि पहला पद होना चाहिए संख्यावाचक। इसके बाद आता है लास्ट हमारा समास, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसका ट्रिक भी बहुत आसान है विद्यार्थियों। बहुव्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसमें पहला पद भी प्रधान नहीं होता है, दूसरा पद भी प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद कोई प्रधान होता है। यानी कि दोनों पद को छोड़ करके जब कोई तीसरा पद प्रधान बनता है तो वहां पे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। यानी कि तीसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। तीसरा पद प्रधान। इसको पहचानने का ट्रिक है, इसमें देवी देवताओं का नाम ज्यादा होगा। देवी देवताओं का नाम। दूसरा, पर्यायवाची शब्द ज्यादा होंगे। पर्यायवाची शब्द, ठीक है। इजली हम एक उदाहरण लेकर के देख सकते हैं, जैसे गजानन।
गजानन। गजानन भगवान गणेश का नाम है। इसको हम जब समास विग्रह करेंगे, गज धन आनन, आनन। तीसरा पद आएगा गणेश। तीसरा अर्थ क्या आएगा? गणेश जी। और ये देवी देवता का ही नाम है। अगर हम नीलकंठ कहते हैं, अगर हम चंद्रमौली कहते हैं, अगर हम दशानन कहते हैं, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर भगवान, चंद्रमौली चंद्रमा है जिसके मौली पर अर्थात शंकर भगवान, दशानन दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। पर्यायवाची जैसे पंकज, जलज, पंख में उपजने वाला अर्थात कमल, जल में उपजने वाला अर्थात जलज या कमल। इस तरह से इजीली हम पहचान सकते हैं। जहाँ पे देवी और देवताओं और पर्यायवाची शब्द हमें दिख जाए तो हम स्पष्टतः कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? बहुव्रीहि समास। तो ऐसे भाव जहाँ पे भी आए इजीली पहचान लेंगे कि ये कौन सा समास है। इस तरह से विद्यार्थियों, आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। इससे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और जितनी बार समास को पढ़ेंगे आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि समास हमारे भाषा को मजबूत करता है और अर्थवत्ता को भी प्राप्त कराता है। बहुत बहुत धन्यवाद।